हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया क्या होती है और क्रिया कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आज पढ़ेंगे। यह क्लास यूपी टेट के प्राइमरी और जूनियर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और इस क्लास को वे सही बच्चे देख सकते हैं जहाँ पर हिंदी आती है, क्योंकि हम इसमें जितना भी सिलेबस है लगभग हर जगह हिंदी का सेम रहता है। यदि आप टीचिंग पॉइंट अकेडमी पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी कराई जा रही है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बिना हम टाइम ख़राब किए हुए बिना चलते हैं सीधे आज के टॉपिक पर और आज पढ़ते हैं उसका क्रिया क्या है और क्रिया कितने प्रकार होते हैं। यदि आपने आज की वीडियो देख लिया तो आपका क्रिया से एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए देखिए। जो क्रिया है, पहले इसे हम मुख्य रूप से दो प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला है धातु मूल क्रिया या मौलिक क्रिया, और दूसरा है एक यौगिक क्रिया। कौन सी? यौगिक क्रिया और मौलिक क्रिया, दो प्रकार हुआ है। फिर हम यौगिक क्रिया को हम तीन प्रकार में बांटते हैं। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा अन्य। जो कर्म के आधार पर आएगी वह होती हैं दो, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और जो सकर्मक क्रिया होती है उसके भी दो भेद होते हैं, एक होती है एक कर्मक, एक होती है दो कर्मक। अब हम फिर देखते हैं अर्थ के आधार पर हम इसको दो प्रकार में बांटते हैं, क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक संक्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। अब जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसको भी हम फिर दो भागों में बांटते हैं। पहला प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। और जो अन्य हैं उसको पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, कालवाचक क्रिया। यह क्रिया को प्रकार एवं बांटने के आधार पर हो गया। चलते अब देखते हैं पहले हम क्रिया क्या है। देखिए, जिस शब्द से किसी का नाम, किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, रोना, गाना, खाना, पीना। ये क्या है? ये क्रिया है। देखिए, धातु क्या है? देखो, क्रिया के मूल रूप को, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। क्या? यदि धातु नहीं होगा तो क्रिया नहीं बन सकती, सीधा है। धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। धातु स्वतंत्र होती है। कैसी? धातु स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती, जबकि क्रिया धातु पर निर्भर रहती है। देखिए, चल, पढ़, दौड़, गा, जा, सो, रो, कह, खेल, पी आदि। तो पढ़ से क्या बना? पढ़ना। लिख से क्या बना? लिखना। दौड़ से क्या बना? दौड़ना। रो से क्या बना? रोना। गा से क्या बना? गाना। खा से क्या बना? खाना। पी से क्या बना? पीना। ये आपकी क्रिया सभी धातु से ही बनती हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगर हमारा स्लाइड है, धातु में प्रत्यय लगाकर विभिन्न प्रकार की क्रिया बनाई जाती हैं। जैसे देखा ना पीछे कैसे क्रिया बनाए, जैसे लिख से लिखा, लिखी, लिखता, लिखती, लिखते, लिखूं, लिखूंगी, लिखवाया, लिखना आदि। क्या है? धातु में हम प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाते हैं। देखिए, धातु के 5 भेद होते हैं। कौन सी? समान धातु, मिश्रित धातु, व्युत्पन्न धातु, अनुकरणात्मक धातु, नाम धातु। कौन कौन से? सामान्य धातु, मिश्रण धातु, व्युत्पन्न धातु, अनुकरणात्मक धातु, नाम धातु। देखिए, धातु का जो पहला प्रकार हुआ है सामान्य धातु। यह धातु में न प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। इसे सरल धातु भी कहा जाता है। किसमें? धातु में न प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे सो से सोना, गा से गाना, जा से जाना, बा से बजाना,
और खा से खाना, पी से पीना। अगली क्या है? व्युत्पन्न धातु। यह धातु धातु में अन्य कोई प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, जैसे हंसना, पिलवाना, दिलाना, खिलवाना, कहलाना, उठाना आदि। अब अगला क्या? उठवाना आदि। इसमें क्या है? धातु में अन्य कोई प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, इससे क्या हुआ है? व्युत्पन्न धातु। चलते हैं अगली धातु पर। अगला है नाम धातु। कौन सी? नाम धातु। यह धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, जैसे गाली से गरियाना, बात से बतियाना, गर्म से गरमाना, लाज से लजाना, शर्म से शर्माना, फिल्म से फिल्माना, हाथ से हथियाना, आप से अपनाना। अगली हमारी मिश्रित धातु। देखिए, यह धातु संज्ञा, विशेषण, क्रिया शब्दों के पश्चात करना। क्या? यह धातु संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात करना, होना, देना, आना, जाना, मारना, होना आदि पद लगाकर बनाई जाती हैं, जैसे करना, नाम करना, छेद करना, हत्या करना, होना, नाम होना, छेद होना, हत्या होना, खाना, मार खाना, रिश्वत खाना, हवा खाना, आना, पसंद आना, नजर आना, जाना, भाग जाना, खा जाना, पी जाना, सो जाना, मारना, चक्कर मारना, डींग मारना, झपट्टा मारना। क्या हो गई? यह मिश्रित धातु हो गई। देखते हैं अनुकरणात्मक धातु। ऊपर करके हल्का सा देखिए, अनुकरणात्मक धातु विभिन्न प्रकार के ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुओं अनुकरणात्मक धातुएं कहलाती हैं। भिनभिनाना, टटनाना, हिनहनाना, झंझनाना, खटखटाना। ये क्या है? अनुकरणात्मक। इसमें बार बार वही चीज़ आ रही है, एक ही शब्दों का बार बार आना। अगला है यौगिक क्रिया। देखते हैं, यौगिक क्रिया मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। कैसे? यौगिक क्रिया धातु में प्रत्यय लगाकर या कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। देखिए, इससे क्या है? कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सकर्मक, एक होती है अकर्मक। पहले तो सकर्मक क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया है। जैसे मोहन पड़ता है, कौन पड़ता है? मोहन, कर्म पर पड़ता है ना प्रभाव, ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक हुई। बच्चा रोटी खाता है, कौन खाता है रोटी? बच्चा। किसमें प्रभाव पड़ा? कर्म में प्रभाव पड़ रहा है। चलते हैं अगले। अगला क्या? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। तो किस पर? कर्ता पर, मतलब जो कार्य करता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। बालक रात में रोता है, रोना क्या है? रोना क्या है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि बालक को प्रभाव पड़ रहा है। लड़का मैदान में दौड़ता है, कौन दौड़ता है? लड़का दौड़ता है। कैसी अकर्मक क्रिया? देखिए, पहचान क्या है? किसी भी क्रिया में क्या, किसको प्रश्न करके यदि प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वह कर्म होता है और वह क्रिया सकर्मक होती है। किससे? क्या और किसको प्रश्न किया गया है, यदि उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया हो गई। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया हो गई। बोला गया रोता है, क्या रोता है? बताइए क्या रोता है? कोई उत्तर नहीं आएगा। दौड़ता है तो क्या दौड़ता है? कोई उत्तर नहीं आएगा। अब देखिए, जो वो बताया था इसमें पढ़ता है, तब बताएं किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? आप बता सकते हैं ना। खाता है, क्या खाता है? रोटी खाता है, चावल खाता है, सब्जी खाता है, क्या खाता है? इसका उत्तर मिल रहा है। यदि उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया, यदि उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया। अब देखिए, जबकि सकर्मक क्रिया है कि दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक क्या है? जिस क्रिया का एक कर्म होता है। कौन सा एक कर्म? उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई,
क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। किसने? अध्यापक ने। तो एक कर्म इसमें। और द्विकर्मक क्या है? जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब पूछा क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई? छात्रों को पढ़ाई। क्या हुआ? दो कर्म हो गए। देखिए दीपू ने सुनील को थप्पड़ मारा। क्या मारा? थप्पड़। किसको मारा? सुनील को। कितनी हो गई? दो दो क्रिया मिल रही, इसलिए दो कर्मक हो गई। अब आप इसका किसको को तो ऊपर का अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, किसको पढ़ाई? नहीं मिल रहा। किसको पढ़ाई? क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाई। एक ही क्रिया निकल रही है। जब किसको कैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको जितना मिलेगा आप उसी के अनुसार उत्तर लगाएंगे। अगला क्या है? अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। पहले आपका है क्रियार्थक संज्ञा। जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करने लगे उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। कैसे? जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करने लगे तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं या क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देख लीजिए टहलना आ गई। सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे दौड़ना आ गया। क्या है? अब जो एक क्रिया है ना, ये क्रिया एक क्रिया है, जबकि किसकी भांति कार्य कर रही हैं? संज्ञा की भांति कार्य कर रही हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा या क्रियार्थक क्रिया। अगला हमारा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जो प्रेरणार्थक क्रिया है वह दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरे तो द्वितीय प्रेरणार्थक। पहले देखें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जो क्रिया सामने वाले व्यक्ति से कराई जाए। कौन सी? जो क्रिया सामने वाले व्यक्ति से कराई जाए उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यदि क्रिया धातु में लाना आना जोड़कर बनाई जाती है तो वह प्रथम प्रेरणार्थक होती है। दीदी आज खाने में चावल बनाना। दीदी आज खाने में चावल बनाना, तो क्या है? आना आया लास्ट में ना, क्या हुआ? प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। अब इसी तरह अगला क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या है? जो क्रिया किसी तीसरे व्यक्ति से कराई जाए उसे द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई। जिसमें वाना, जिस धातु क्रिया धातु में वाना लगाकर बनाई जाती है। दीदी आज खाने में चावल बनवाना, आया हुआ ना, तो क्या हुई? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हुई। इसमें तीसरे व्यक्ति से कार्य किया जा रहा है। और इसमें किसमें है? जो क्रिया सामने व्यक्ति से कराई है, मतलब दूसरे व्यक्ति से काम कराया जा रहा है, इसमें तीसरे व्यक्ति से काम कराया जा रहा है। इसमें दूसरे से काम कराएगा तो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी, और द्वितीय तीसरे से काम कराएगा वह द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले पर, क्रिया के अन्य भेद। देखिए पहला क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। जब क्रिया वाक्य में कर्ता, जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को, जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे यह धातु क्रिया में कर लगाकर कर जोड़कर बनाई जाती है। जैसे दीपू नहाकर स्कूल जाता है। किससे? दीपू नहाकर स्कूल जाता है। क्या है ये? इसमें देखिए कर, देखिए यहाँ पर क्रिया है, जाना भी क्रिया है, तो कहाँ जा रहा है? इसके पहले क्या? नहाना भी क्रिया है। तो दो क्रियाओं के पहले जो पहली क्रिया है इसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। और संयुक्त क्रिया क्या है? देखिए दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ देती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया 11 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 11 प्रकार की। चलिए देखते हैं। पहली है निश्चय बोधक क्रिया। ऐसी क्रिया जहाँ कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध होता है उसे निश्चयवाचक संयुक्त क्रिया कहते हैं। लड़का दौड़ते दौड़ते गिर गया।
तो गिर गया निश्चय हो गया। बच्चा रोते रोते सो गया। वह खाते खाते, अगला बनाइए आप, बनाइए अगला क्वेश्चन। रामू दौड़ते दौड़ते गिर गया। रामू सोते सोते सो गया रोते रोते। रामू खाते खाते सो गया। जैसे छोटे बच्चों देखते हैं कभी कभार घर में, उन्हें जो खाना है बिस्तर में लेटे लेटे खाते हैं, वो सो जाएंगे वहीं पर, क्योंकि ये निश्चय हाँ सो गया तो क्या है, ये निश्चय बोधक क्रिया हो गई। अगली हमारा है संयुक्त बोधक क्रिया, शक्ति बोधक क्रिया। ऐसी क्रिया जहाँ काम को करने की शक्ति हो उसे शक्ति बोधक क्रिया कहते हैं। धातु के बाद सकना शब्द लगा हो। मैं अब किताब पढ़ सकता हूँ। दीपक अब नहीं दौड़ सकता। अब देखिए इसमें शक्ति बल का प्रयोग किया जा रहा है। अब वो नहीं दौड़ सकता, उसमें एनर्जी नहीं बची, एनर्जी ही शक्ति है। मैं अब किताब को पढ़ सकता हूँ, मतलब मेरे पास एनर्जी हुई है कि मैं किताब को पढ़ सकता हूँ। चलते हैं अगली क्रिया पर। अगली है समाप्ति बोधक क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जहाँ कार्य को समाप्त होने का बोध हो, ऐसी क्रिया जहाँ कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे संयुक्त समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें लास्ट में चुका शब्द आएगा। मोहन खाना खा चुका है, समाप्त हो गया। माँ बच्चे को सुला चुकी है, समाप्ति। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। रामू घर से निकल चुका है। श्यामू बाजार से आ चुका है। क्या है? ये समाप्ति बोधक क्रिया हो गई। नित्य बोधक संयुक्त क्रिया क्या है? क्योंकि देखिए जो समाप्ति बोधक है उसमें व्यक्ति ने वो काम कर लिया है तो क्या हुआ? समाप्ति बोधक। अगला क्या हमारा? नित्य बोधक क्रिया। कौन सी? नित्यता बोधक क्रिया। ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य के होने की नित्यता का बोध हो उसे नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसा कार्य जो पहले भी होता रहा है और आगे भी इसी तरह होता रहेगा। जैसे मतलब बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ शब्द है जो हमेशा सत्य होता है। सूरज पूर्व से निकलता है, उदय होता, सूरज सूर्य पूर्व में उदय होता रहता है, सूर्य पूर्व में ही उदय होता रहता है। अब देखिए चाहे सूर्य यदि आज पूर्व में है तो कल भी पूर्व से निकलेगा, 10 साल बाद भी पूर्व से ही निकलेगा, क्योंकि ये सत्य है। तुम मुझसे हर सप्ताह मिलने आया करना। अब इसमें बोल दे तुम्हें हर सप्ताह उससे मिलने आना है। अब वो नई बात अलग हो गई, लेकिन उसने बोल दिया तो तुम्हें करना है, तो ये नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। चलते अगले पर। अगला हमारा है आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें किसी कार्य की आवश्यकता का बोध हो उसे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। धातु के बाद चाहिए लगा होना होगा। किसमें? धातु के बाद चाहिए लगा होगा। जैसे हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मुझे परीक्षा के लिए किताब पढ़ते रहने चाहिए। क्या? मुझे परीक्षा के लिए किताब पढ़ते रहने चाहिए। लास्ट में क्या मिलेगा? चाहिए मिलेगा। तो क्या होगा? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। अगला है इच्छा बोधक। इसमें आपकी इच्छाएं दिखाई जाएंगी। ऐसी क्रिया जहाँ किसी वस्तु की समाप्ति की इच्छा दिखाई जाए उसे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें चाहता शब्द लगेगा लास्ट में। मैं अपने लिए एक घड़ी खरीदना चाहता हूँ, आपकी इच्छा है। राजू सरकारी नौकरी करना चाहता है। क्या है? आपकी इच्छा है। जैसे अब आप टेट निकालना चाह रहे हैं तो आपकी इच्छा है कि आप आगे चल के प्राइमरी या जूनियर के टीचर बनेंगे, तो यह आपकी इच्छा है। चलते अगले पर। अगला है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य का आरंभ होना दिखाया जाए। ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य का आरंभ होना दिखाया जाए उसे आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। इसमें धातु के बाद लगना होगा। जया अब स्कूल जाने लगी है। क्या? आरंभ हो गया है। सोहन अब ऑफिस में काम करने लगा है। क्या? काम चल आरंभ हो चुका उसका। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य को करने की आज्ञा
या छूट दी जाए। ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य को करने की आज्ञा या छूट दी जाए उसे आकाशबोधक या अनुमतिबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश को घर से जाने दो, अवकाश हो गया उसका अवकाश बोधक। आदित्य को पहले बोलने दो, मतलब प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी। अनुमति बोधक मतलब उसे अनुमति दे दी गई। चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी? परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़ता हो उसे परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें धातु के बाद पढ़ना शब्द लगा होता है। क्या? इसमें धातु के बाद पढ़ना शब्द लगा होता है। मुझे रोज़ खाना बनाना चाहिए। मुझे रोज़ खाना बनाना चाहिए। सॉरी, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। हाँ, मुझे रोज़ खाना बनाना पड़ती है या बनाना पड़ता है, पढ़ना आ गया लास्ट में। राहुल को हर रोज़ बाज़ार जाना पड़ता है। तो क्या हुआ? लास्ट में पड़ता आ जाएगा। अगला क्या है? एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जहाँ दो क्रियाएं मिलकर एक ही अर्थ प्रदान करें अथवा दो समान ध्वनि वाली क्रिया एक साथ आई हो उसे एकार्थक या पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे सविता बात पर रोने धोने लगती है। मैं आजकल पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है। तो क्या ये एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। चलते हैं अगली लास्ट संयुक्त क्रिया जो है वह है अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जो क्रिया के अभ्यास का बोध कराए उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। किसी वाक्य के साथ कर्ती या कर्ता या करते लगा होगा। मीरा सुबह सुबह दौड़ा करती है। सचिन प्रतिदिन मैदान में खेला करता। क्या? करता करती आ गया लास्ट में। तो क्या आरम्भ कर दिया उसने। अगली हमारी जो क्रिया आ गई अब यह है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट या भाव को पूरा करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मैं घर जाता हूँ, वे हंस रहे हैं। इसमें जाना देखो मुख्य क्रिया हो गई। जाना जो है मुख्य क्रिया है और हूँ जो है यह उसकी सहायक क्रिया है। हंसना मुख्य क्रिया हो गई और रहे थे यह सहायक क्रिया हो गई। चलते हैं जो हमारी लास्ट क्रिया है वह है कालवाचक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया किस समय हुई है उसे कालवाचक क्रिया कहते हैं। इसे हम काल के नाम से भी पढ़ते हैं। क्या हुई? कालवाचक क्रिया हो गई। दोस्तों, आपकी क्रिया का टॉपिक समाप्त हो गया है। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और हमने जितने भी अभी तक टॉपिक पढ़ाए हैं हिंदी में उनका सभी का एक प्लेलिस्ट तैयार करके बना दी है जो लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लगा दी गई है। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आकर के टीचिंग पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और आप यदि टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे हम वीडियो डालते हैं वैसे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।